गाइस हमने क्लास 9 का जो साइंस है वो पार्ट 1 वीडियोस ऑलरेडी डाला जा चुका है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। आज हम करेंगे इसका पार्ट 2, यानी कि यहाँ से हम समझेंगे भौतिक का मतलब कि पदार्थों का भौतिक स्वरूप क्या होता है। और कल को आपको बताया गया है कि पदार्थ का लाक्षणिक गुण में से पहला था पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, दूसरा था पदार्थ के कण एक दूसरे मतलब कि निरंतर गतिशील होते हैं, और तीसरा था पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये तीन चीज़ें आपको पूरी तरह से विस्तार से बताया गया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आई बटन पर आपको दिख रहा होगा, वहाँ से ले लेना। नहीं तो चैनल के यानी कि वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मतलब कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे लिंक दे दूँगी, वहाँ से चेक कर लेना। अगर आपको आपने उन्हें नहीं देखा तो पार्ट 2 आपको समझ में नहीं आएगा, पहले उन्हें देख लेना, ठीक है। सो हम करने वाले हैं आज को पार्ट 2, यानी कि यहाँ से देखेंगे पदार्थों का भौतिक स्वरूप क्या होता है। तो पदार्थों के भौतिक स्वरूप से आपको समझना है कि जैसे यहाँ पर बोला पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, यानी कि इतने छोटे होते हैं कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, यानी कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, जो इतने छोटे छोटे होते हैं जैसे रेत के कण जैसे, लेकिन वो दिखते नहीं है, बहुत छोटे होते हैं जिसकी हम सोच भी नहीं सकते हैं। इतने छोटे छोटे होते हैं पदार्थ के कण, यानी कि भौतिक स्वरूप यही होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से ये महत्व है। आता है आपका पदार्थ की अवस्था कितने प्रकार के होते हैं, यानी पदार्थ किस किस अवस्था में पाया जाता है। तो ठीक है, सो समझ लीजिए पदार्थ की जो अवस्था है ये कुल 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में हमें 3 प्रकार को पढ़ने कहा गया है, तो हम 3 प्रकार के ही पढ़ेंगे। बट यहाँ पर आपको समझना है कि वो 5 पदार्थ की वो जो 5 अवस्था है वो क्या है। सबसे पहले ठोस, यानी कि जिसके हमने कल ही चर्चा किए थे, आकार, आयतन और विमाएँ तीनों निश्चित होते हैं, ये ठोस है। और ये मतलब कि इसके बीच आकर्षण बल काफ़ी ज़्यादा होता है, ये भी हमने कल ही देखा था। द्रव्य, इसमें आकार तो निश्चित नहीं होता है, यानी कि इसको जिस बर्तन में रखा जाएगा ये उसी बर्तन का आकार ले लेगा। जैसे कि एक मतलब द्रव मतलब लिक्विड चीज़, यानी कि तेल हो गया, पानी हो गया, जो भी चीज़ें, अगर हम इस पानी को इस कटोरी में रखेंगे तो ये कटोरी के आकार का रूप धारण कर लेगा। अगर इसको हम ग्लास में रखेंगे तो ये वाटर जो है ये ग्लास के आकार का बन जाएगा। इसको बॉटल में रखोगे तो बॉटल के आकार का। इसका मतलब हम कह सकते हैं द्रव जो है वो क्या है, मतलब कि उसका आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। लेकिन अगर हम इसको जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन का आकार ले लेता है, तो ये द्रव का परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं। तीसरा है गैस। गैस यानी कि या तो ना तो इसमें आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है, ठीक है। दोनों अनिश्चित होते हैं, जैसे कि मीथेन, ऑक्सीजन गैस वगैरह होता है। ये 3 चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है और यही हमें सिलेबस में पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर और जो है 5, वो पाँचों को मैं बता दूंगी। एक तो है प्लाज्मा अवस्था, एक है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो प्लाज्मा अवस्था यानी कि जैसे खैकर वगैरह होता है ना, मतलब कि वो चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। या फिर जो लोहा को हम लोग इतना गर्म करते हैं जो लावे का रूप ले लेता है, यानी कि जो इधर उधर भागने का प्रयास करता है, तो वो प्लाज्मा अवस्था कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये 5 पदार्थ के 5 अवस्था है, लेकिन इनमें से हमें यही 3 अवस्थाओं को पढ़ना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं और पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं ये भी मैंने आपको बताया। अब आगे देखते हैं आगे क्या बोला है। अब पहला जो है हमारा ठोस, इसको समझते हैं ठोस क्या है। ये सॉलिड का मोलिक्यूल मतलब कि ये आकृति है, यानी कि इसके अंदर वाला चीज़ें कैसी दिखती है, ठीक है। समझ लीजिए यहाँ पर ये सॉलिड है। सॉलिड में आप देखेंगे मतलब कण जो है बहुत सटा सटा के है, देखिए यहाँ पर सटा सटा के है। तो क्या इसमें हमें खाली जगह नज़र आता है? नहीं आता है, यानी कि इसकी आकृति भी बिल्कुल क्या है, इसके आकार निश्चित होते हैं। सो यहाँ पर आपको ये फिगर देख के क्या लग रहा है, तो यहाँ से हमें इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसे ठोस में आकार जो है बिल्कुल निश्चित होता है या नहीं होता है। देख लीजिए आप यहाँ पर ठोस के आकार जो है बिल्कुल निश्चित है, तो ये निश्चित होता है। दूसरी बात हम कह सकते हैं इसकी विमाएँ हैं, ये विमाएँ भी निश्चित होते हैं, यानी कि ये जो विमाएँ हैं ये भी कैसी होती है, निश्चित होती हैं, ठीक है। सो हम कह सकते हैं ठोस में जो है आकार के साथ साथ इसकी विमाएँ भी निश्चित होती हैं। तीसरी यहाँ से हम कह सकते हैं ठोस की आयतन निश्चित होते हैं, यानी ठोस का जो आयतन है वो भी क्या होता है, निश्चित होता है। 3 चीज़ें यहाँ से हमें पता चल गई। चौथा क्या है, यहाँ पर बोला यह असंपीड़ित होता है। असंपीड़ित मतलब कि इसको प्रेशर देके आप इसको दबाने का प्रयास करोगे, ये दबेगा नहीं। जैसे बात करते हैं, आप इतना बड़ा लोहा का छड़ ले लीजिए, ठीक है, इसको इधर से भी प्रेशर दीजिए, इसको इधर से भी प्रेशर दीजिए, क्या ये लोहा इस तरह बनेगा?
कभी नहीं बनेगा, मतलब कि ये दबेगा ही नहीं, संपीड़ित ही नहीं होगा। पहली बात तो ये है। सो हम कह सकते हैं ठोस जो है वो असंपीड़ित होता है, यानी कि इसको हम दबा के या बाहरी बल लगाकर इसके आकृति में चेंज नहीं कर सकते हैं, आकार में। और पांचवा है यह कठोर होता है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कठोर होता है। और जो छठा वाला है वो ठोस में अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, जो इसको टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। जैसे में एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ईंट, पत्थर, टेबल, यहाँ पे पेन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ठोस आकृति के होते हैं। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो ये तो था ठोस की आकृति के आधार पर क्या क्या निश्चित होता है और क्या क्या अनिश्चित होता है, उसको दबा के इसकी आकृति को चेंज किया जा सकता है, क्या ये बहाव है या क्या है, इनके बीच के आंतरिक अनुमिक बल कम होता है या ज़्यादा होता है, इसके बारे में हमने जान लिया इसका एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। आप देखते हैं द्रव्य, यानी कि द्रव्य क्या है, इसमें क्या क्या निश्चित होती है। देखिए यहाँ पर द्रव्य 2 नंबर में आप देखो, द्रव में क्या होता है, इसमें आकार तो निश्चित नहीं है, देखिए इसमें आकार निश्चित है नहीं है, और इसमें खाली जगह भी है, यानी कि ठोस की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर जो खाली जगह आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सो ये लिक्विड है, लिक्विड यानी कि लिक्विड वाली चीज़ें, तो इसके आकृति है, ठीक है। सो यहाँ पर समझ लीजिए इसमें क्या क्या है कि द्रव की आकार अनिश्चित होती है, इसकी आकार तो बिल्कुल अनिश्चित है, अनिश्चित है ना, निश्चित तो नहीं है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इधर उधर जो है बिखरा हुआ है। दूसरा, इसकी विमाएँ भी अनिश्चित होती है, अगर आकार अनिश्चित है तो विमाएँ भी अनिश्चित ही होंगे। दूसरा, तीसरा ये बात है कि ये बहाव होता है, जैसे हमने ठोस में देखा था, यानी कि वो क्या था, मतलब वो ठोस था, वो बहता नहीं था, लेकिन ये बह जाएगा, यानी बहावदार होता है। जैसे मान के चले, मान लिया ये ग्लास में वाटर था, ठीक है, इस ग्लास को गिराया, गिराने के बाद पानी यहाँ पर गिर गया, क्या पानी एक जगह इकट्ठा रहेगा, नहीं, वो इधर फैलने का रहेगा, इधर फैलेगा, उधर फैलेगा, जिधर इनको ज़मीन जो है नीचे दिखाए, मतलब कि जो ज़मीन का नीचे होते जाता है, यानी कि नली तरफ दिखाई देता है, वो ऐसे ही फैल जाता है, जैसे गिरा वो वैसे ही फैलेगा। दूसरा यहाँ पर है द्रव जो है कम संपीड़ित होता है, द्रव को हाँ थोड़ा बहुत आकृति में उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं। और चौथा, पांचवा है यहाँ पर, द्रव में अणुओं के मध्य जो है मतलब कि अंतर आणविक बल ठोस की तुलना में कम होता है, यानी ठोस में सबसे ज़्यादा, द्रव में उससे कम। अब यहाँ पर बोला इसकी आयतन जो है, लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखना, इसमें हमने देखा कि आकार अनिश्चित होता है, विमाएँ अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन बिल्कुल क्या होता है, निश्चित होती है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं, यानी कि द्रव में इसको जिस बर्तन में रखा जाएगा उसी बर्तन का आकार ले लेगा। जैसे में हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं पानी, दूध, तेल, ये सब क्या है, द्रव वाले चीज़ें हैं, और इसकी आकृति ऐसे बनेगी। बिल्कुल आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट्स करना, और आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन जो है 1 नंबर में पूछा जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म एग्जाम में। आगे देख, 3rd नंबर पर है हमारा गैस, यानी कि गैस की आकृति बिल्कुल ऐसे है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इनके बीच खाली जगह काफ़ी जो है पड़ा हुआ है, बहुत सारा इसमें खाली जगह है। सो इसको अगर हम दबाएंगे तो इसकी आकृति चेंज हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, गैस का आकार अनिश्चित होता है। अगर अनिश्चित है, मतलब आकार अनिश्चित है, तो विमाएँ भी अनिश्चित होंगी। उसके बाद यहाँ पर हम कह सकते हैं गैस जो है बहावदार होता है, यानी कि गैस जो है कभी भी एक साथ रहने का प्रयास नहीं करता है, ये दूर दूर भागने का कोशिश करता है। चौथा है गैस को अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, यानी गैस को सबसे ज़्यादा संपीड़ित किया जा सकता है। संपीड़ित मतलब कि एक चीज़ आपको ध्यान रखना, आपने लाइटर तो देखे होंगे, उसमें जो है मतलब गैस जो भरा जा सकता है, पहले तो वो धुआं होता, कुछ नहीं दिखता है, लेकिन अगर हम उसमें प्रेशर देंगे तो आप देखेंगे लाइटर में ना एकदम लिक्विड आकार का जो है गैस बदल जाता है, यानी कि इसको क्या कर सकते हैं, इसको संपीड़ित करके उसके आकार में परिवर्तन हो गया। और जो पांचवा है कि गैस के अणुओं के मध्य अंतर आणविक बल जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, यानी कि एक तरह से समझ लिए नगण्य होता है। ये एक दूसरे को खींच के नहीं रखता, बल्कि ये एक दूसरे से दूर दूर भागने का प्रयास करता है। सो हम कह सकते हैं गैस के अणुओं के मध्य जो है अंतर आणविक बल बहुत ज़्यादा कम होता है। अब यहाँ पर देखिए गैस का आयतन भी अनिश्चित होता है, इसमें कोई आयतन नहीं होता है। इसको जिस भी बर्तन में रखा जाएगा वो पूरा भर जाता है, उस बर्तन को जितना भी रखा जाए, लेकिन वो पूरा बर्तन में मतलब भर जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करता है। यहाँ पर वही चीज़ बोला है, जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है, यानी पूरा बर्तन भर जाता है। जैसे कि यहाँ पर मीथेन गैस है, यानी जिसको हम लोग CH4 कहते हैं, या ऑक्सीजन O2, ये सारे गैस का एग्जाम्पल आप यहाँ पर दे सकते हो गैस के अंदर। तो ये था आपका, यानी कि वो 3 चीज़ें, ठोस, द्रव्य और गैस के, यानी कि आकृति में या उनके बीच कितना अंतर आणविक बल है, कैसे किया जा सकता है, सारी चीज़ें हमने देख लिया। अब इसके बाद आगे देख
अब आगे देखिए, यहाँ पर बोला जैसे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करके, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करके। तो पदार्थ की अवस्था में से सबसे पहले हम तापमान में देखेंगे, तापमान में परिवर्तन करके। जस्ट लाइक हमने पदार्थ में एक हमने ले लिया बर्फ, यानी कि ठोस। ठोस बर्फ बर्फ के रूप में होता है। अगर हम ठोस को हीट करेंगे यानी कि उष्मा देंगे, तो हम ठोस को हीट करेंगे, उष्मा देंगे, तो ये बन जाएगा द्रव में। और द्रव को फिर से हम हीट करेंगे, फिर से गर्म करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका गैस में, यानी कि गैस में बदल जाएगा। ठीक है, इसको अगर हीट करेंगे तो जो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने ठोस को हीट किया तो द्रव बना, फिर द्रव को हमने हीट किया तो गैस बना। तो ठोस के रूप में हम एक बर्फ ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? बर्फ। ठीक है, बर्फ। उसके बाद बर्फ को हमने हीट किया तो ये क्या बना? द्रव, यानी कि जल बना। ठीक है, यानी कि इसमें द्रव अवस्था में यानी कि जल जल बना, फिर जल से गैस हो गया यानी कि वाष्प बना, यानी धुआं निकला। अगर हम इसी को यानी कि माइनस करेंगे हीट, यानी कि इसको गैस को अगर हम यानी कि जो वाष्प बना उसको अगर हम ठंडा करेंगे तो फिर से ये जल बनेगा। फिर जल को फिर ठंडा करेंगे यानी फिर इसको फ्रीज में रखेंगे तो फिर से ये बर्फ बनेगा। तो तापमान में परिवर्तन करके अगर हमने देखा तो ठोस के रूप में हमने बर्फ को लिया, बर्फ को गर्म किया तो ये द्रव बना यानी जल बना, फिर जल को फिर से गर्म किया तो ये गैस यानी कि वाष्प का रूप ले लिया, यानी धुआं का रूप ले लिया। फिर हम वाष्प को हमने क्या करा, यानी जो गैस निकल रहा था उसको हमने गर्म को माइनस कर दिया, यानी कि उसको ठंडा करने दिया, तो फिर से ये जल बना। फिर से जल को ठंडा किया यानी फ्रिज में रखा तो फिर से बर्फ बना। तो यानी हमें पहली अवस्था इसमें मिल गया। सो इसी को हम देखेंगे पूरी तरह से। तो चलिए उनको देख पर तापमान में परिवर्तन करके देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ठोस के रूप में किसको लिया? बर्फ को। ओके, अब बर्फ को हमने हीट किया, ये जो हीट का साइन है ये, ठीक है, यानी उष्मा हमने दिया। हीट मतलब कि उष्मा दिया। ठीक है, अब हमने इसको उष्मा दिया तो वो बर्फ जो है वो किस रूप में आया? द्रव, यानी कि जल के रूप में आया। फिर से हमने इसको क्या? हीट किया, फिर से हमने प्लस उष्मा दे दिया तो ये किस में आया? गैस में, यानी कि गैस, यानी कि हम कह सकते हैं ये धुआं के रूप में आया। ओके, ये धुआं का रूप ले लिया, यानी कि वाष्प ले लिया। अब फिर से हमने क्या किया? इस हीट में हमने माइनस करा। माइनस मतलब कि हमने गर्म को ठंडा करने दिया, इसको गर्म नहीं किया। उसके बाद फिर से ये जल प्राप्त हुआ धुआं से, फिर से इसको ठंडा किया यानी फ्रिज में रखा तो ये बर्फ फिर से मिला। तो इस तरह तापमान में परिवर्तन करके ठोस की मतलब कि पदार्थ की अवस्था को भी हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है दूसरा परिवर्तन, दाब में परिवर्तन करके। किस में परिवर्तन करके? दाब में परिवर्तन करके। ठीक है, दाब में परिवर्तन करके कैसे? तो देखिए यहाँ पर एक ठोस है, ठोस को हमने प्रेशर दिया तो वो किसका रूप ले लिया? जल का। यानी कि फिर से हमने प्रेशर दिया तो वो किसका रूप ले लिया? गैस का। अब देखिए फिर से हम क्या करेंगे? इस गैस में प्रेशर यानी कम करेंगे, यानी कि माइनस करेंगे तो फिर से जल का रूप ले लेगा। फिर इसको कम करेंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा? फिर से ठोस बनेगा। सो यहाँ पर हम कह सकते, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लाइटर का हमने एग्जाम्पल ले लिया है। ठीक है, इसमें प्रेशर दोगे तो ये जल से गैस बन जाएगा, यानी कि जैसे ये और इसको दबाएंगे तो गैस बाहर निकल जाएगा और आग अपने जल जाएगी। सो इस तरह से हम प्रेशर का ये कर सकते हैं। और पहला नंबर जो था हमारा, पहला नंबर का एग्जाम्पल, इसमें हमने क्या किया? बर्फ ले लिया और बर्फ को हीट किया तो ये तरल पदार्थ में आया। तरल पदार्थ मतलब कि जल का निर्माण हुआ। फिर से इसको हीट किया तो ये वाष्प के रूप में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अगर फिर इसको हम मतलब कि माइनस कर देंगे हीट तो ये फिर से तरल पदार्थ प्राप्त हो जाएगा। फिर इसको हीट को कम करेंगे यानी कि फिर इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये फिर से हमें ठोस का रूप मतलब फिर से हमें ठोस प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा इन दोनों का एग्जाम्पल। हमें क्या दिया है? ये तो दो प्रकार का हमने देखा, यानी कि हमने क्या क्या देखा? एक तो हमने देखा तापमान में परिवर्तन करके, ठीक है। दूसरा हमने देखा मतलब कि दाब में परिवर्तन करके, ठीक है। अब फिर से हम देख रहे हैं यहाँ पर तापमान में और क्या क्या से परिवर्तन करके हम इसको देख सकते हैं पदार्थ का। तो सबसे पहले आ जाएगा गलनांक बिंदु, उसके बाद आ जाएगा क्वथनांक बिंदु, उसके बाद आएगा ऊर्ध्वाधर या निक्षेपण। तो निक्षेपण और ऊर्ध्वाधर दोनों सभी का एक साथ हम देखेंगे। तो चलिए उन्हें देख लेते हैं। पहले ये गलनांक बिंदु क्या है, क्वथनांक बिंदु क्या है, ऊर्ध्वाधर क्या है और निक्षेपण क्या है, सारे। अब देखो यहाँ पर पहला है गलनांक बिंदु। ये गलनांक बिंदु क्या है कि वह ताप जिस पर ठोस जो है पिघल कर क्या बन जाता है? द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है, उसे गलनांक बिंदु बोलते हैं, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट्स कहा जाता है। कहने का मतलब गलनांक बिंदु क्या है कि वह ताप, यानी कि वो अवस्था जिस पर ठोस जो है वो पिघल कर किस अवस्था में आ जाता है? द्रव अवस्था में, यानी कि लिक्विड अवस्था में आ जाता है। तो उसी परिवर्तन को गलनांक बिंदु कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बर्फ का, यानी बर्फ का जो गलनांक बिंदु होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या इसको हम कह सकते हैं
हैं 273.16 केल्विन के बराबर भी आता है। तो चलिए इन्हें एग्जाम्पल के साथ समझ। यहाँ पे आपको एक आकृति दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। ये क्या है, ये थर्मामीटर है, ये बताता है कि कितना डिग्री पर क्या हो रहा है, ठीक है। और ये साइड का है आपका लोहा का स्टैंड। उसके बाद यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो है ये कांच का छड़ है, और ये आपका बीकर है, और यहाँ जो आपको दिख रहा होगा जो मतलब उबड़ खबड़ ये है बर्फ़, एंड यहाँ पर नीचे दिया गया है बर्नर, ठीक है। ये बर्नर है और ये स्टैंड है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लीजिए जो बर्फ़ को हीट किया जा रहा है, बर्फ़ को गर्म किया जा रहा है, तो यहाँ पर थर्मामीटर में जब हीट करते करते ये जो यहाँ पर साइन आया यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आया, तो ये बर्फ़ जो है पिघलना शुरू हो गया, यानी कि द्रव का रूप ले लिया। तो यहाँ पर वही चीज़ें बोला गया है कि बर्फ़ का गलनांक बिंदु कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर हो जाएगा 273, सॉरी, ठीक है। कितना हो जाएगा 273.16 के फॉर केल्विन होता है, ठीक है, केल्विन होता है, ठीक है ना, के फॉर केल्विन, और इसको के से सूचित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273.16 केल्विन के बराबर आ जाएगा। तो यही है यानी कि गलनांक बिंदु, जो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है संलग्न यानी कि संगलन, सॉरी, संगलन क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा गलने की वह प्रक्रिया, अर्थात हम कह सकते हैं ठोस से द्रव में परिवर्तन की क्रिया को ही संगलन कहा जाता है। कहने का मतलब है गलने की वह प्रक्रिया, यानी कि जिस वजह से वो गलता है, तो अर्थात वो ठोस से क्या में बदल जाता है, गैस में, मतलब कि सॉरी द्रव में यानी कि लिक्विड चीज़ें में बदल जाती है, तो इसी क्रिया को ही संगलन कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम वायुमंडल दाब, वायुमंडल मतलब आप कहीं पे भी हो, हर जगह वायुमंडल मतलब क्या हुआ है, भरा पड़ा हुआ है। सो यहाँ पर बोला वायुमंडल दाब पर अगर 1 kg ठोस को उसके गलनांक बिंदु यानी कि 0.0 डिग्री सेल्सियस पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मा यानी कि जितनी उष्मा मतलब हीट की उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को मतलब संगलन का प्रस्तुत उष्मा कहा जाता है। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा संगलन का प्रस्तुत उष्मा किसको कहा जाता है, यानी कि वायुमंडल दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की जरूरत होती है, उसको उस यानी कि उसे संगलन के प्रस्तुत उष्मा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 2 नंबर पर था हमारा क्वथनांक बिंदु, ठीक है। क्वथनांक बिंदु क्या हो जाएगा, सो यहाँ पर देखिए ये आधा को है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए कि किसी द्रव का वह तापमान यानी क्वथनांक किसको बोलते हैं कि किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन होता है, उसे क्वथनांक बिंदु कहा जाता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है वह यानी किसी द्रव यानी कोई भी द्रव वाला चीज़ यानी लिक्विड चीज़, जैसे पानी हो गया और ये चीज़ें, ठीक है, द्रव चीज़ यानी कि लिक्विड वाला चीज़ें जो हैं, ठीक है, कि किसी द्रव का वह तापमान यानी कि वह तापमान वह गर्माहट जिस पर वो जो है अपनी द्रव अवस्था यानी कि अपनी लिक्विड अवस्था को छोड़कर वो गैस अवस्था में यानी वाष्प के रूप में परिवर्तन होता है, उसे क्वथनांक बिंदु कहा जाता है। यानी कि अगर हम जल को हीट करेंगे यानी जल जो है ये पात्र में इसको डाला गया, इसको हीट किया यानी कि गर्म किया, तो वो जिस बिंदु से वो जल को छोड़कर वो यहाँ से वाष्प के रूप में जो निकलने लगता है, तो इसी परिवर्तन को ही कहा जाता है क्वथनांक बिंदु। अगर यहाँ पर देखेंगे जल का क्वथनांक बिंदु कितना है 100 डिग्री सेल्सियस पर, अगर यहाँ की थर्मामीटर में अगर 100 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा तो समझ लीजिए जल जो है वो वाष्प का रूप धारण कर लेता है। अब इसमें वाष्पीकरण की जो गुप्त उष्मा होती है वो क्या चीज़ें होती है इन्हें देख लेते हैं। सो यहाँ पर देखेंगे वायुमंडलीय दाब पर अगर हम 1 kg द्रव को यानी कि लिक्विड को उसके क्वथनांक बिंदु पर गैस में बदलने के लिए उसके क्वथनांक बिंदु जो है गैस में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उसके वाष्पीकरण या वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहा जाता है। जी आपको समझ में आ गया होगा कि ये वायुमंडल में अगर हम 1 kg द्रव को उसके क्वथनांक पर अगर हम गैस में बदलने के लिए जितनी उष्मा उसमें दे रहे हैं, जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है, उसी को वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहा जाता है। तो वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है ऊर्ध्वपातन, ठीक है। ऊर्ध्वपातन क्या है, तो यहाँ पर बोला पदार्थ जो है द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना, यानी कि कोई भी ठोस पदार्थ है यानी कि द्रव अवस्था में बदले बिना, द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ही ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपतन कहा जाता है। कहने का मतलब है कोई भी पदार्थ जो है वो लिक्विड में ना बदलकर
वो सीधे ठोस से यानी कि ठोस से वो किस में बदलाव आया, सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपतन कहा जाता है। जस्ट लाइक आपने कपूर का तो ध्यान दिया होगा, जैसे कपड़े में लगाया जाता है, ठीक है, कपूर वो कपड़े में लगाया जाता है, उसको क्या करते हैं, आपने उसको कपड़े में लगाते हुए ताकि कीड़े मकोड़े ना खाए, छोटे मोटे कीट उसको ना काटे। तो आप देखते होंगे वो कपूर की आकृति जो है धीरे धीरे छोटे होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे, एक टाइम ऐसा होगा कि वो गायब हो जाएगा। लेकिन वो द्रव में नहीं बदला, यानी कि लिक्विड में नहीं बदला, वो तो पहले था ठोस, ठोस में था, ठोस से वो लिक्विड में नहीं बदला, बल्कि सीधे जो है वो किस में बदला, गैस में, यानी कि उड़ गया, गायब हो गया। सो इसी को कहा जाता है, इस प्रक्रिया को ही कहा जाता है ऊर्ध्वपतन। उसके बाद आता है निक्षेपण। निक्षेपण क्या हो सकता है, यानी कि गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को, सॉरी यहाँ, हाँ सीधे यहाँ पर बोल सकते हैं, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को ही निक्षेपण कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए अमोनियम क्लोराइड, कर्पूर, नैप्थलीन, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ठीक है। सो यहाँ तक ये है अमोनियम क्लोराइड और ये है नैप्थ, यानी कि ये कह सकते हैं कर्पूर है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने देखा कि निक्षेपण और यहाँ निक्षेपण के साथ साथ हमने ऊर्ध्वपतन भी देख लिया। और ये था आपका पार्ट 2 वीडियो, और पार्ट 1 ऑलरेडी दिया हुआ है। आगे पार्ट 3 पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।